अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी तालूत की वापसी बाय एम.ए. राहत। नेक्स्ट एपिसोड। रज़िया के घर वाले हम लोगों की आमद पर बहुत खुश हुए। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि हम दोनों वापस आ चुके हैं। रज़िया के वालिद वालदा, दोनों बहनें और भाई, सब के सब लोग उस वक्त घर पर ही मौजूद थे। सब ने हमारा ज़बरदस्त खैर मकदम किया। फ़ौरन गरम गरम चाय तैयार कराई गई, जिसके साथ बहुत से लवाजमात का भी बंदोबस्त था। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। रज़िया के वालिद और वालदा हमसे हमारे बिजनेस ट्रिप के बारे में पूछते रहे और मैंने इधर उधर के उड़ाकर इस मौजू को जल्द ही ख़त्म कर दिया। अब आप सब लोग खाना खा कर जाएंगे, रज़िया की वालदा ने ऐलान किया। नहीं खाला, बिल्कुल नहीं, शकीला ने कहा। एक दो नहीं, 5 आदमी हैं, 5 लड़कियों बेचारियों की मुसीबत हो जाएगी खाना पकाते पकाते। बिन बुलाए मेहमानों के लिए आप लोगों ने चाय का ही जिस कदर पुरतकल्लुफ़ एहतमाम कर दिया वही काफ़ी है। अब मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं शकीला बाजी, मसूदा ने जल्दी से कहा। भला पकाने में क्या वक्त लगता है? मैं और अजरा भी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप सब लोगों के लिए फर्स्ट क्लास खाना तैयार कर देंगी। इसमें मुसीबत कैसी? हमारे लिए तो ये खुशी की बात है। मैं भी इन लोगों की मदद करूंगी, रज़िया ने कहा। नहीं जनाब, मैंने कहा। हम लोग कुछ देर यहाँ बैठकर इधर उधर की बातें करने के लिए आए हैं, अपने मेज़बानों को तकलीफ देने नहीं। लिहाजा खाने वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खालाजान, खाना तो हम उस रोज़ खाएंगे जब आप नए मकान में शिफ्ट होकर हम सब लोगों की दावत करेंगी, शकीला ने कहा। वंडरफुल आइडिया, मैंने जल्दी से कहा। शकीला ठीक कह रही हैं खालाजान, आप लोग जल्द अज जल्द नए मकान में शिफ्ट हो जाइए और फिर हमारी दावत कीजिए, ज़रा ज़ोरदार किस्म की, ताकि अजरा और मसूदा को अपने तबाखी के जौहर दिखाने का मौका मिले। किस चीज़ के जौहर? जीनत खाला चौंक कर बोली। दोनों लड़कियां रज़िया समेत हंसने लगी। अरे जीनत खाला, तबाखी के जौहर, मैंने कहा। तबाखी का मतलब होता है खाना पकाने का फ़न। बेटे, आप सब लोगों का असरार यही है। शकीला बीबी भी आप लोगों की अदम मौजूदगी में इस बात पर बहुत ज़ोर देती रही हैं कि हम लोग उस मकान में मुंतकिल हो जाएं। लिहाजा अब हमने फ़ैसला कर ही लिया है कि यहाँ से चले जाएंगे। आप लोगों ने बड़ा दुरुस्त फ़ैसला किया है खालाजान, तालूत ने कहा। वैसे ये फ़ैसला आप लोगों को काफ़ी अर्सा पहले कर लेना चाहिए था। मकान तो कितने दिनों से खाली पड़ा था। बात यह है यूसुफ मियाँ कि हम लोग पुरानी वज़ा के लोग हैं, रज़िया के वालिद ने कहा। हम जानते हैं कि पुराने लोगों की रवायात भी पुरानी होती हैं। हमें ये कुछ अच्छा नहीं लगता कि हम बेटी के मकान बस बस रहने दें चचा जान। शकीला जल्दी से उनकी बात काट कर बोली। बेटी हर हाल में आपकी बेटी, और बेटी की जो भी चीज़ है उस पर आप लोगों के हक से कौन इनकार कर सकता है। और फिर ये भी तो देखिए ना कि वो मकान खाली पड़ा हुआ है। आप इस बात को इस अंदाज में ना सोचें, बेटे हों या बेटियां, उन पर शराफत और इखलाक की रूह से ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो बुढ़ापे में अपने वालिदैन के काम आए। अगर वो ऐसा ना करें तो ये उनकी नालायकी होगी। आप बिल्कुल तकल्लुफ़ से काम ना लें और आराम से उस घर में जा करें। आरिफ मियाँ, तुम ये मशवरा दो कि फिर हम अपने मकान का क्या करें, रज़िया की वालदा ने पूछा। मेरा ख्याल तो यह है कि खालाजान के इस मकान को किराए पर उठा दें, मैंने कहा। इस तरह आपकी अपनी चीज़ भी महफूज रहेगी। हम लोग भी यही सोच रहे थे बेटे, रज़िया के वालिद ने कहा। हमें तुम्हारी राय से पूरा इत्तफाक है। हम लोग तकरीबन 1.5-2 घंटे रज़िया के वालिदैन के घर बैठे रहे। इस दौरान दुनिया जहाँ की बातें होती रहीं। इसके बाद हम लोग वापस हुए। काफ़ी देर तक इधर उधर की सैर करते रहे। रात का खाना हमने बाहर एक होटल में खाया। तकरीबन 11 बजे रात को घर वापस हुए। अगले दिन हम दोनों फैक्ट्री चले गए। आज काफ़ी दिनों के बाद हमने फैक्ट्री का रुख किया था। तसद्दक हमें देखकर बहुत खुश हुआ। हमने उसे अपने कमरे में बुलाकर फैक्ट्री के मामलात के बारे में पूछा। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है जनाब, तसद्दक ने कहा। हमारे बिजनेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर माह रवा के दौरान। हमें यूरोप के कई ममालिक से बाज़ बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। मैं उनकी तफसीलात आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, तालूत ने जल्दी से कहा। हमें तफसील मत बताओ, बस हमारे लिए ये जान लेना ही काफ़ी है कि कई बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, और बस। जी जी, तसद्दक ने जल्दी से कहा। फिर वो चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद बोला, कल आप भी तो कुछ नए ऑर्डरों की बात कर रहे थे। तालूत ने घूर कर तसद्दक की तरफ देखा और तसद्दक एकदम चुप हो गया। उनकी अभी कोई जल्दी नहीं है, तालूत ने कहा। जब वक्त आएगा तो उन ऑर्डरों के बारे में तुम्हें बता दिया जाएगा। यकीनन, तसद्दक ने जल्दी से कहा। आप लोग चाय तो ज़रूर पियेंगे। उसने घबराहट के आलम में जल्दी से मौजू बदल दिया। हाँ भाई, चाय मंगवा लो तो अच्छा ही है, तालूत ने कहा। और तसद्दक घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलाने की बजाय खुद ही बाहर दौड़ा चला गया। बड़ा अहमक है ये शख्स भी। उसके जाने के बाद तालूत ने हंसते हुए कहा, खुद ही तो बेतुके सवाल पूछता है और जब जवाब मिलता है तो इसके औसान खता हो जाते हैं। मियाँ, अहमक वहमक नहीं है वो, मैंने कहा। ये दोनों फैक्ट्रियाँ उसी के दम से चल रही हैं। वो नहायत ज़ीरक और होशियार आदमी है और उसकी दयानतदारी की तो फरिश्ते भी कसम खा सकते हैं। बस सारी बात यह है कि हम लोगों के सामने ज़रा उसके औसान खता हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये बात जानता है कि हम लोग कोई मामूली इंसान नहीं है। तुम्हें तो वो कोई बहुत ही गैर मामूली किस्म की शाय समझता है और तुमसे खौफजदा रहता है। हकीकत यह है यार कि अगर यह शख्स ना होता तो इस तवील अरसे के दौरान
जो हमने यहाँ से बाहर रहकर गुजारा है, हमारा कारोबार तबाह होता तो होता, हमारा ख़ानदान भी तबाह हो जाता। ये इसी बेचारे तसद्दक का दमखम था कि उसने जमशेद बरादरान जैसे छटे हुए बदमाशों का हत्तुल मकदूर मुकाबला किया और शकीला और अफशां को छोड़कर भागा नहीं। इस हसना में तसद्दक दोबारा कमरे में दाखिल हो गया। बस चाय अभी आ रही है जनाब, मैंने ऑर्डर दे दिया है, उसने कहा। शुक्रिया तसद्दक, तालूत ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। यार इसमें कोई शक नहीं तसद्दक कि तुम बहुत ही प्यारे आदमी हो, वाकई तुम जैसा बाकमाल आदमी मिलना मुश्किल है। तसद्दक ने अपनी तारीफ सुनकर दांत निकाल दिए। उसके औसान अब बहाल हो चुके थे। हम लोग कुछ देर तक फैक्ट्री में रहे और इसके बाद घर चले आए। रजिया और शकीला हमारी मुंतजिर थीं। हम सब लोगों ने दोपहर का खाना एक साथ ही खाया और इसके बाद आराम करने अपने अपने कमरों में चले गए। क्या हाल चाल है फैक्ट्री का? रजिया ने मुझसे पूछा। सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने कहा, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं सोच रही हूँ कि अपनी छुट्टियाँ मुख्तसर करके अब वापस फैक्ट्री चली जाऊँ, रजिया ने कहा। मुझे अपना डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट बहुत याद आता है। अब आप अपनी साहब के हैसियत में फैक्ट्री नहीं जाएंगे जनाब, मैंने कहा। आपके नए मर्तबे और नई हैसियत के बारे में कुछ सोच समझ कर फैसला करना होगा। मर्तबे और हैसियत का ताल्लुक काम से होता है सरकार, रजिया ने एक अदा से कहा। आपकी बीवी बन जाने से मुझे में कोई सुरखाब के पर नहीं लग गई। मेरी असल चीज़ तो मेरा काम है, जिसने आपकी फैक्ट्री को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है और इसके ग्राहकों की तादाद में भी इजाफा किया है। मैं अपने उसी काम पर दोबारा वापस जाना चाहती हूँ। आपके काम और आपकी आला सलाहियतों के हम भी मोतरफ हैं हजूर वाला, मैंने हंसते हुए कहा। मगर फ़िलहाल इन सलाहियतों के इस्तेमाल को कुछ अरसे के लिए रोके रहिए, वक्त आने पर सब कुछ तय हो जाएगा। फिर रात का खाना खाकर हम सो गए और अगले दिन फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गए। तसद्दक फैक्ट्री में मौजूद नहीं था। उसके एक असिस्टेंट शाहनवाज को हमने बुलाया। उसे हमारे कमरे में आने और हमसे गुफ्तगू करने का पहली बार मौका मिला था। वो सख्त बदहवास नज़र आ रहा था। हम लोग अमूमन फैक्ट्री में तसद्दक के अलावा और किसी कारकुन से बराह रास्त रब्ता नहीं रखते थे। मैनेजर साहब कहाँ गए हैं? तालूत ने शाहनवाज से पूछा। जी सर, मुझे ठीक से तो नहीं मालूम, लेकिन कल रात को डेनमार्क की एक पार्टी आई है जो बीच लग्जरी होटल में ठहरी हुई है। मैनेजर साहब कह रहे थे कि उन्हें उससे मिलने के लिए जाना है। शायद वो वहीं गए हों। अगर आप हुक्म दें तो वहाँ फ़ोन करके मालूम कर लूँ। मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, तालूत ने कहा। इस दौरान में अगर मैनेजर साहब का फ़ोन आए तो हमसे उनकी बात करा देना, और अगर वो खुद आ जाएं तो उन्हें हमारे पास भेज देना। बहुत बेहतर है जनाब, शाहनवाज ने कहा। सर, आप लोगों के लिए चाय भिजवाऊँ? शुक्रिया शाहनवाज, तालूत ने कहा। क्या ख्याल है आरिफ, चाय पी ली जाए? ज़रूर पी ली जाए, मैंने कहा। नेक काम में देर किस बात की, मैं भिजवाता हूँ सर, शाहनवाज ने कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। हम लोग इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर में चाय आ गई। हम चाय पी ही रहे थे कि तसद्दक हाँफता कांपता हमारे दफ्तर में दाखिल हुआ। यह कुछ गैर मामूली सी बात थी कि हमने फैक्ट्री में आकर उसकी तलाश शुरू की थी और उसका इंतज़ार कर रहे थे। आमतौर पर तो हमें उससे कोई काम नहीं होता था। मैं अभी अभी आया हूँ जनाब, उसने जल्दी जल्दी कहा। ज़रा बीच लग्जरी होटल में गया हुआ था, एक पार्टी से मुलाकात करनी थी। शाहनवाज ने मुझे बताया कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। खैरियत तो है जनाब? हाँ बिल्कुल खैरियत है, तालूत ने कहा। इस कदर बदहवास होने की क्या ज़रूरत है? बैठो और इत्मीनान से चाय पियो। शुक्रिया, तसद्दक ने जल्दी से कहा और एक कुर्सी पर बैठकर अपने लिए चाय बनाने लगा। तसद्दक ने अपनी चाय ख़त्म कर ली और बोला, वो डेनमार्क से एक पार्टी आई हुई है, मैं उसे साथ लेकर यहाँ आया हूँ फैक्ट्री का मुआयना करवाने। अभी तो शाहनवाज और एक और आदमी को उनके साथ लगा दिया है, अगर आप इजाज़त दे तो। हाँ हाँ जाओ, ज़रूर जाओ, तालूत ने कहा। मगर देखो, उस डेनमार्क वाली पार्टी को खुदा के वास्ते हमारे पास ना ले आना, हमें उससे मिलकर कोई खुशी नहीं होगी। जी बेहतर, तसद्दक ने कहा और वो बाहर चला गया। हम दोनों इधर उधर की गप्पें हाँकने लगे। अगले चंद दिन के अंदर अंदर रजिया के घर वाले गुरु मंदिर के करीब वाक़ उस मकान में मुंतकिल हो गए जो हमने जमशेद बरादरान से ख़रीदा था, और तालूत ने इसे रजिया के नाम कर दिया था। हकीकत यह थी कि वो सब के सब लोग इस नए मकान में आकर इस कदर खुश थे कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। रजिया के वालिदैन जो अपनी उम्रों के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें इस कदर बड़ा, वसी और नफीस मकान में रहने का मौका मिलेगा। घर में कुल 5 अफराद थे और मकान उनकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़ा था। हर शख्स के अलहदा अलहदा कमरा होने के बावजूद ऊपर और नीचे की मंजिल में बहुत से कमरे खाली पड़े हुए थे, और उनकी समझ में नहीं आता था कि इन खाली कमरों का क्या मसरफ हो। कमरों में मुंतकिल हो जाने के बाद रजिया के घर वालों ने हस्बे वादा हम लोगों की बड़ी शानदार दावत की। इस दावत में हम लोगों के अलावा नौशाबा, क्यूम और उनके बच्चों को भी मदऊ किया गया था। रजिया उस दिन सुबह ही से अपने वालिदैन के घर चली आई थी ताकि काम में अपनी माँ और बहनों का हाथ बटा सके। दावत वाकई बड़ी ज़बरदस्त और पुरतकल्लफ थी। वसी और इस डाइनिंग रूम में बड़ी सी डाइनिंग टेबल अनवा इकसाम के खानों से भरी हुई थी। अजरा और मसूदा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनके पकाए हुए खानों की इतनी ज़्यादा तारीफ जो की जा रही थी। रजिया के वालिदैन भी बहुत खुश थे। आज उनके इतने बड़े घर में बेटी के ससुराल वालों की दावत थी। रात गए तक बड़ा हंगामा रहा। कोई 12 बजे के करीब हम लोग वहाँ से वापस आए।
सुबह शकीला ने नाश्ते के दौरान कहा, भाई ये एक बात कहना है आप लोगों से, लेकिन इतना वाजे करती चलूं कि मैं ये बात रज़िया की मुखालफत मोल लेकर और इनकी मर्जी और मंशा के बरखिलाफ कहना चाहती हूँ। रहने दे शकीला भाभी, रज़िया ने कहा। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं मालूम होता, और फिर भला इसकी ज़रूरत भी क्या है? आखिर ऐसी कौन सी बात है? तालूत ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। भाई बात यह है कि इकबाल अंकल दिन भर घर में बोर होते रहते हैं, शकीला ने कहा। वो इससे पहले AGPR में मुलाजिम थे और बड़े पुराने और तजुर्बाकार अकाउंटेंट हैं। क्यों ना उन्हें फैक्ट्री में हिसाबात की देखभाल के लिए मुकर्रर कर दिया जाए? बहुत अच्छा ख्याल है, तालूत ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इस बात पर राजी होंगे? मेरी उनसे इस सिलसिले में अब तक कोई बात नहीं हुई, शकीला ने कहा। रज़िया तो इस बात के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। असल में होता यह है कि जब इंसान रिटायर हो जाता है और उसके पास करने के लिए कोई दूसरा काम ना हो तो वो अपने आप को बेकार महसूस करने लगता है और ख्वामखा बीमार भी हो जाता है और बहुत सी जहनी और नफ्सियाती उलझनों का शिकार भी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इकबाल अंकल फैक्ट्री जाना शुरू कर दें तो उनकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब इस बात को पसंद। कमाल करती हो तुम भी, शकीला ने रज़िया की बात काटते हुए कहा। भला उनकी हैसियत कोई मुलाजमों जैसी तो नहीं होगी, वो तो मालिकों में से एक होंगे। अगर अंकल इस पर राजी हो जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, तालूत ने कहा। तुम उनको राजी कर लो और उन्हें यह बताओ कि यह फैक्ट्री उन्हीं की है, इसे अपना समझे और ज़्यादा तकल्लुफ़ से काम ना लें। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, शकीला ने कहा, मगर शर्त यह है कि मोहतरमा रज़िया साहिबा उन्हें ना वर्गलाएं। लीजिए भला, मैं क्यों वर्गलाने लगी, रज़िया ने हंसते हुए कहा। 2 रोज़ के बाद शकीला ने हम लोगों को इतला दी कि उसने रज़िया के वालिद से इस मौजू पर खुलकर गुफ्तगू की है और अपने भारी भरकम दलाइल से उन्हें बिलाखिर इस बात पर कायल कर लिया है कि वो अपने साहब का ग्रां कदर तजुर्बात से फैक्ट्री को नवाजें और इस काम के लिए वो तैयार हो गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, मैंने कहा। वो कब से काम शुरू करने का इरादा रखते हैं? इसका इन्हिसार आप लोगों पर है, शकीला ने कहा। जब से उन्हें बुला लीजिए। ठीक है, फिर तसद्दुक़ को बताए देते हैं, वह खुद ही उन्हें घर से जाकर ले आएगा और काम वगैरह भी समझा देगा, तालूत ने कहा। इस बात को कई रोज़ गुजर गए। रज़िया के वालिद ने अब बाकायदा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट दे दी गई, जो एक बहुत बड़ी पोस्ट थी। इसी हिसाब से उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी गई। रज़िया के घर के सारे लोग इस बात से बहुत खुश थे। हम दोनों कई दिन से कहीं नहीं गए थे, सारा दिन घर में ही गुजार देते थे। शकीला और रज़िया इस बात से बहुत खुश थी कि हम घर पर उनके नज़दीक ही मौजूद हैं। भाई आज तो हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शकीला ने हम लोगों से कहा। अगर आप लोगों का मूड हो तो आप भी चलें। ना बाबा ना, मैंने जल्दी से कहा। मेरी तो माजरत कबूल फरमाएं, बंदा इस गम की बकरी नहीं पालता। तुम लोगों की शॉपिंग अल्लाह मुआफ़ करे, मेरी तरफ से भी माजरत ही समझिए, तालूत ने हंसते हुए कहा। भला हम लोग शॉपिंग में आपकी क्या मदद कर सकेंगे? ठीक है, फिर हम लोग ड्राइवर के साथ चले जाते हैं, शकीला ने कहा। यह बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला है आपका, मैंने मुदब्बनाना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं भी इस फैसले पर आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, तालूत ने कहा। अच्छा, शकीला ने तालूत को घूरते हुए कहा। ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना दोनों को भी कान से पकड़ कर ले चलूंगी। ओह मुआफ़ फरमाइएगा मोहतरमा, ज़रा गलती हो गई। और हम सब लोग हंसने लगे। शकीला और रज़िया तो ड्राइवर के साथ बाजार चली गईं। हम दोनों ने सोचा कि आज ज़रा फैक्ट्री का ही चक्कर लगा लिया जाए। चुनाचे हमने दूसरी गाड़ी निकाली और फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गए। जब हम फैक्ट्री पहुंचे तो तसद्दुक़ उस वक्त मौजूद था। वो हमारे साथ ही हमारे कमरे में आ गया। इकबाल साहब कैसे जा रहे हैं? तालूत ने तसद्दुक़ से पूछा। बहुत उम्दा जनाब, तसद्दुक़ ने जवाब दिया। वो तो बड़े होशियार आदमी हैं और बहुत तेज़ काम करते हैं। मैंने इतना तेज़ काम करने वाला अकाउंटेंट आज तक नहीं देखा। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि इकबाल साहब को यहाँ ले आए। अभी तक हमारे यहाँ चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट पर कौन काम कर रहा था? मैंने तसद्दुक़ से पूछा। दरअसल सूरत ये थी कि मैंने दोनों फैक्ट्रियों में अलग अलग अकाउंटेंट रख छोड़े थे, तसद्दुक़ ने कहा। वो दोनों अपने अलग अलग अकाउंट्स तैयार करते थे और फिर आउट से पहले हम उन्हें आपस में मिलाकर आखिरी सूरत दे देते थे। इकबाल साहब अब दोनों फैक्ट्रियों के अकाउंट संभालेंगे, लेकिन उनका दफ्तर इसी फैक्ट्री में रहेगा। चलो ये बंदोबस्त भी ठीक ही है, मैंने कहा। आप लोग चाय तो ज़रूर पियेंगे? तसद्दुक़ ने पूछा। मेरे ख्याल में चाय के लिए ऑर्डर दे दूँ। चाय? तालूत ने कहा और अचानक वो खला में घूरने लगा। उसका चेहरा बेहद संजीदा होकर तन गया। मैं और तसद्दुक़ उसकी हालत की इस तरह तब्दीली को वाज़े तौर पर महसूस कर सकते थे। नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे, तालूत ने तेज़ी से अपनी कुर्सी पर से उठते हुए कहा। हम जा रहे हैं, आओ आरिफ जल्दी करो। मैं समझ गया कि ज़रूर कोई ना कोई बहुत ख़ास और तशवीशनाक बात हो गई है। मैं घबराकर अपनी कुर्सी पर से उछल पड़ा। तालूत तेज़ी से कमरे में से निकल रहा था। मैं उसके पीछे भागा। तसद्दुक़ हैरत से हम लोगों को देख रहा था। जल्दी से गाड़ी में बैठो आरिफ, तालूत ने सरासीमगी से कहा। सख्त परेशानी की बात है। अगर बता सकते हो तो जल्दी से बता दो कि क्या बात है, मैंने कहा। मैं सख्त बेचैन हो रहा हूँ। एम्प्रेस मार्केट के करीब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तालूत ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मुझे अभी अभी रासिम ने इतला दी है। हमारी गाड़ी को एक मिनी बस वाले ने गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की और ज़बरदस्त टक्कर मार दी।
जिस तरफ टक्कर लगी है इधर शकीला बैठी हुई थी, उसके शदीद चोटें आई हैं। रज़िया उसके बराबर थी। खुदा का शुक्र है कि उसके सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। ड्राइवर को भी ज़्यादा चोट नहीं आई। ये भी एक इत्तफाकी था कि एसपी मंजूर हुसैन वहाँ करीब ही मौजूद था। उसने फ़ौरन उन तीनों को अस्पताल रवाना किया और मिनी बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त वो तीनों सिविल अस्पताल की तरफ जा रहे हैं, अभी रास्ते में है। मंजूर हुसैन ने मिनी बस के ड्राइवर को तो एक एएसआई के हवाले कर दिया है और वह खुद एक इंस्पेक्टर के साथ मोटरसाइकिल पर सिविल अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। वो तीनों जख्मियों के साथ ही वहाँ पहुँचेंगे। या मेरे खुदा खैर करना, मेरे मुंह से अचानक निकला, ये क्या गजब हो गया। शकीला की क्या हालत है? मैं उसे खून में तरबतर देख रहा हूँ, तालूत ने कहा। उसका चेहरा खून में नहाया हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं। तालूत की आवाज़ लरजने लगी। मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी का गियर बदला और एक जन्नाटे के साथ गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने लगा। क्या रास्ते में इस एक्सीडेंट को रोक नहीं सकता था? मैंने आहिस्ता से पूछा। सिर्फ इस सूरत में अगर वो उस वक्त उन लोगों की हिफाजत पर मामूर होता। तालूत ने मरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मगर किसको मालूम है कि कब एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बहुत बुरी खबर है, मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। खुदा करे कि शकीला को ज़्यादा चोटें ना आई हों। तो अब हम सीधे सिविल अस्पताल ही चलें? हाँ वहीं चलो, तालूत ने कहा। वो लोग चंद मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं। मंजूर हुसैन को हम ये बताएंगे कि एक्सीडेंट के वक्त फैक्ट्री का एक मुलाजिम करीब ही मौजूद था और उसने एक दुकान से हमें फ़ोन कर दिया और हम लोग सीधे इधर आ गए। मैंने कहा। हाँ यही बात ठीक रहेगी, तालूत ने कहा। और जाहिर है कि मंजूर हुसैन अस्पताल पहुँचने के फ़ौरन बाद हम लोगों को फैक्ट्री फ़ोन करेगा और उसकी बात तसद्दक से होगी। तसद्दक फ़ौरन भागा हुआ अस्पताल आएगा, लेकिन वो खासा अक्लमंद आदमी है, सब लोगों की मौजूदगी में हमसे कुछ नहीं पूछेगा। मैंने तालूत की बात का कोई जवाब ना दिया। मेरी सारी तवज्जो तेज़ और मोहतात ड्राइविंग पर थी। मेरे दिमाग में सन्नाटे गूंज रहे थे। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द हम लोग सिविल अस्पताल पहुंच जाएं। हमारा सफ़र खासा लंबा था और सारा इलाका ऐसा था जहां ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, तालूत ने कहा। रासिम तो अब उन लोगों के पास मौजूद है, लेकिन यहाँ उसकी जगह कोई और मौजूद है जो पूरी तरह चौकस है और किसी भी हादसे को वकूफ़-पज़ीर होने से रोक लेगा। तालूत की ये बात सुनकर मैंने गाड़ी की रफ्तार में और भी इजाफा कर दिया। गो के तालूत ने मुझे इत्मीनान दिला दिया था, ताहम मैं तेज़ रफ्तारी के साथ साथ पूरी तरह एहतियात का भी मुजाहरा कर रहा था। इसके बाद सारा रास्ता खामोशी के साथ कटा। तालूत गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं उसका चेहरा देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि सूरत हाल खासी खतरनाक है। उसकी आंखें कभी सुकड़ जाती थी, कभी फैल जाती थी। वो शदीद अंदरूनी इज़्तिराबी कैफियत का शिकार मालूम होता था। बिलाखिर हम लोग सिविल अस्पताल पहुंच गए। मैंने गाड़ी रोकी और इंजन बंद करके हम दोनों तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकले और सीधे शोबे हादसात की जानिब भागे। सामने ही हमें मंजूर हुसैन नजर आया। वो यूनिफॉर्म में था और उसके साथ 2 पुलिस वाले और भी थे। हमें देखते ही वो हैरान रह गया। तसद्दक ने बताया था कि आप लोग अभी अभी निकले हैं, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। मैंने फैक्ट्री फ़ोन किया था, आपको किस तरह इत्तला मिली? हमें फैक्ट्री के एक आदमी ने फ़ोन किया था जो एक्सीडेंट की जगह के करीब ही मौजूद था, मैंने जवाब दिया। क्या सूरत हाल है? ड्राइवर ज़ेब खान और रज़िया बीबी को तो मामूली चोटें आई हैं, मंजूर हुसैन ने कहा, लेकिन शकीला भाभी काफ़ी ज़ख्मी हुई हैं। बहरहाल मैं यहाँ डॉक्टरों के सर पर सवार हूँ, इंशाल्लाह इलाज और देखभाल में कोई कमी नहीं होगी। अभी मंजूर हुसैन ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें ड्राइवर ज़ेब खान और रज़िया बरामद हुए। रज़िया की पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी और बाएं हाथ पर 2 जगह फाये लगे थे। ज़ेब खान की भी मामूली मरहम पट्टी की हुई थी। साहब हमारा गलती नहीं था। ज़ेब खान ने हम दोनों को देखते ही हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप बीबी से पूछ लो, हमारे को मिनी बस वाले ने गलत साइड से टक्कर मारा, हमारे को तो पता भी नहीं था। हमने कब कहा कि तुम्हारी गलती थी ज़ेब खान? तालूत ने आहिस्ता से कहा। हौसला रखो, अल्लाह मालिक है। ज़ेब खान बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। रज़िया भी रो रही थी। चंद मिनट के बाद 2 डॉक्टर अंदर से बरामद हुए और सीधे मंजूर हुसैन की तरफ बढ़े। मंजूर हुसैन ने जल्दी से हम दोनों से उनका तारुफ करा दिया। मिसेज़ शकीला यूसुफ के सर में शदीद चोटें आई हैं। उनमें से एक ने हमसे कहा उनके फौरी ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। हमने डॉक्टर मंसूरी को इतला कर दिया है, वो अभी आने वाले हैं। क्या डॉक्टर मंसूरी अपने शोबे के मारूफ सर्जन हैं? तालूत ने डॉक्टर से पूछा। जी हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। इस वक्त ब्रेन सर्जरी में उनसे बड़ा माहिर पूरे मुल्क में कोई मौजूद नहीं। हमें कितनी देर इंतज़ार करना होगा? तालूत ने पूछा। आप घबराएं नहीं सर, डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा। हमने मरीज़ा की हालत के बारे में और आप लोगों की हैसियत के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो भी आने वाले हैं, इतनी देर में थिएटर तैयार हो जाएगा। डॉक्टर मंसूरी के आने से पहले ही तसद्दक आ गया। वह सख्त हवास बाख्ता नजर आ रहा था। उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। वो फैक्ट्री के एक ड्राइवर के साथ आया था, शायद परेशानी के आलम में। उसने खुद गाड़ी चलाना मुनासिब नहीं समझा था। आप लोग आ गए, उसने हमें देखते हुए कहा और फिर उसकी नज़र ज़ेब खान और रज़िया पर पड़ी। ज़ेब खान का चेहरा आंसुओं से तर था और रज़िया अभी तक बराबर हो रही थी।
तसद्दक सीधा रजिया की तरफ बढ़ा। कैसी हैं शकीला बीबी? उसने रजिया से पूछा। बहुत चोटें आई हैं, रजिया ने हिचकियां लेते हुए कहा। वो बुरी तरह जख्मी है। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और सारी चोटें उनके ही लग गईं। काश उनकी जगह मैं बैठी होती। खुदा पर भरोसा रखिए, तसद्दक ने भराई हुई आवाज़ में कहा, और फिर हम लोगों के पास आकर खामोशी से खड़ा हो गया। उसने हम लोगों से कोई सवाल नहीं किया। इसके कोई 15 मिनट बाद डॉक्टर मंसूरी आ गया। एक डॉक्टर उसे हमारे पास लेकर आया और तारुफ करवा दिया। डॉक्टर साहब, तालूत ने भराई हुई आवाज़ में कहा, पैसे की कोई फिक्र मत कीजिएगा, आप मेरी बीवी की जान बचा लें। आप मुझे एक मुख्तलिफ इंसान पाएंगे यूसुफ साहब, डॉक्टर मंसूरी ने जवाब दिया। अगर इस वक्त आप जैसे करोड़पति की जगह किसी ख्वांचा फरोश की बीवी भी होती तो मैं उस पर भी उतनी ही तवज्जो देता। कोशिश करना मेरा काम है, आप लोग दुआ कीजिए। और इसके बाद वो अंदर चला गया। मंजूर हुसैन और तसद्दक ने चंद मिनट के अंदर अंदर कोई निस्फ दर्जन डॉक्टरों को हमारे पास जमा कर लिया, जो उन लोगों के बहुत अच्छी तरह जानने वाले थे। इन डॉक्टरों ने हमें बहुत दिलासा दिया और यकीन दिलाया कि सर्जन मंसूरी बहुत होशियार आदमी है और वो पेचीदा से पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी के साथ कर सकती हैं। मैंने और तालूत ने डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि शकीला को थिएटर में ले जाने से पहले हमें उसे देखने का मौका दिया जाए। 2 डॉक्टर हम दोनों को साथ लेकर उस कमरे में गए जहां शकीला एक बिस्तर पर पड़ी थी। 2 नर्सें और एक डॉक्टर उसके पास मौजूद थे। उसकी नाक में ऑक्सीजन की नलकी लगी हुई थी। वो बेहोश थी और उसका सारा सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था और पट्टियां खून में तर हो रही थीं। मैंने तालूत की आंखों से बहते हुए आंसू देखे और खुद मेरी अपनी आंखें भी आंसू बरसाने लगीं। हम दोनों जल्दी से बाहर निकल आए। मैंने प्राइवेट कमरा बुक करवा लिया है और 2 प्राइवेट नर्सों का भी बंदोबस्त करवा लिया है। हमारे बाहर निकलने पर तसद्दक ने हमें बताया, ऑपरेशन के बाद अगर ज़रूरी हुआ तो हम एक RMO की भी मुस्तकिल ड्यूटी लगा देंगे। जो मुनासिब समझो सो करो, तालूत ने बुझे हुए लहजे में कहा। परेशान ना हो यूसुफ भाई, मंजूर हुसैन ने तालूत के शाने पर हाथ रखते हुए कहा। यहाँ बहुत से डॉक्टर अपने यार दोस्त हैं। सर्जन मंसूरी भी बहुत अच्छा आदमी है। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये सब लोग पूरा ताउन करेंगे। शकीला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और हम सब लोग थिएटर से बाहर बेंचों पर बैठे रहे। तसद्दक ने क्यूम को भी फ़ोन कर दिया था और क्यूम और नौशाबा भी फ़ौरन आ गए। शकीला का ब्लड ग्रुप पहले ही लिया जा चुका था और खून का बंदोबस्त भी कर लिया गया था। नौशाबा अपने साथ दुआओं की एक छोटी सी किताब लेकर आई थी। वो सारा वक्त खामोशी से बैठी हुई दुआएं पढ़ती रही। तकरीबन 2.25 घंटे के बाद थिएटर का दरवाज़ा खुला और शकीला का स्ट्रेचर दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसका सारा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी जो बंद थीं। स्ट्रेचर के पीछे पीछे डॉक्टर मंसूरी आया। उसके चेहरे पर तमानियत के आसार थे। ऑपरेशन कामयाब हो गया है यूसुफ साहब, उसने तालूत की तरफ देखते हुए कहा। शुक्र है कि दिमाग को कोई सदमा नहीं पहुंचा। अलबत्ता आसपास की रगें और शरियानें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और खोपड़ी कई जगह से टूट गई थी, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि मरीज़ा रुबा सेहत हो जाएगी। ताहम बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम सब लोग डॉक्टर मंसूरी के गिर्द जमा हो गए और उसके एक एक लफ्ज़ को गौर से सुन रहे थे। हम लोगों से बातें करने के बाद उसने दूसरे डॉक्टरों और नर्सों को ज़रूरी हदायत दी और ये कहकर रुखसत हो गया कि अब रात को वो मरीज़ा को देखने दोबारा आएगा। शकीला को प्राइवेट वार्ड के कमरे में पहुंचा दिया गया और 2 नर्सों ने फ़ौरन ड्यूटी संभाल ली। मंजूर हुसैन को असरार करके हम लोगों ने रुखसत कर दिया और खुद सबके सब शकीला के कमरे में ठहर गए। ज़ेब खान को भी हमने घर भेज दिया और उसे कह दिया कि वो जीनत खाला को सिर्फ ये बताए कि मामूली चोटें हैं जिनकी वजह से शकीला को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। मेरा ख्याल है कि मैं जाकर जीनत खाला को ले आऊँ, तसद्दक ने कहा। वो अकेली होंगी और बहुत घबराएंगी। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कहा। तुम उन्हें ले ही आओ। तालूत ने बहुत असरार करके रजिया को भी घर भेज दिया क्योंकि वो बहुत निढाल हुई जा रही थी। उसके भी काफ़ी चोटें आई थी और उसे आराम की ज़रूरत थी। क्यूम और नौशाबा हम लोगों के साथ ही ठहर गए। शाम ढले तक शकीला को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो गया। वो ज़रा ज़रा देर बाद आंखें खोलती थी और फिर बंद कर लेती थी। एनेस्थीसिया का असर उतरने की कैफियत बड़ी तकलीफदेह होती है। इस हालत में मरीज़ सख्त बेचैन होता है और बार बार हाथ पैर पटकता है। शकीला के साथ भी यही कैफियत थी, लेकिन दोनों तजुर्बाकार नर्सें बड़ी होशियारी के साथ उसे संभाले हुए थी। नौशाबा और क्यूम को हमने वापस भेज दिया और अब जीनत खाला मौजूद थी। रात गए तक शकीला एक आध बात करने लगी, लेकिन अभी उसकी ज़ुबान साफ नहीं थी। रात को डॉक्टर मंसूरी आया। उसके साथ 2-3 डॉक्टर और भी थे। तसद्दक उस वक्त मौजूद था। क्यूम और मंजूर हुसैन भी आ गए थे। रजिया के घर वाले शाम को कई घंटे बैठकर वापस जा चुके थे। आने वाले डॉक्टरों में सबके सब मंजूर हुसैन या तसद्दक के जाने वाले थे। मंसूरी समेत तमाम डॉक्टरों ने काफ़ी देर तक शकीला का मुआयना किया और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। ग़िज़ा की कमी पूरी करने के लिए ग्लूकोज पहले ही चढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो इन्हें इस अस्पताल की बजाय किसी और अस्पताल में मुंतकिल कर दें। तालूत ने मंसूरी से कहा। मेरा मतलब है किसी ऐसी जगह जहां इलाज की ज़्यादा बेहतर सहूलतें मौजूद हों।
मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर मंसूरी ने जवाब दिया। इलाज की सहूलतें यहाँ मौजूद हैं, ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है और मैं समझता हूँ कि अब तशवीश का मरहला गुजर चुका है। अब सिर्फ एहतियात और देखभाल की ज़रूरत है। आपने 2 नर्सों का बंदोबस्त पहले ही कर दिया है, बेहतर है कि मरीज़ा को यहीं रहने दें। मैं रोज़ाना दिन में 2-4 बार विजिट करूँगा। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी की बात हो तो आप मुझे फ़ोन करके बुला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तालूत ने कहा। शकीला 15 दिन तक हस्पताल में दाखिल रही। इस दौरान जीनत खाला, नौशाबा, रज़िया और रज़िया के तमाम घर वालों ने सही मायनों में शकीला की बहुत खिदमत की। दोनों नर्सों की मौजूदगी के बावजूद एक लम्हे के लिए भी शकीला को अकेला नहीं छोड़ा गया। हम वक्त कोई ना कोई उसके साथ मौजूद रहता। मंजूर हुसैन की बीवी और बेटी भी रोज़ाना बिला नागा इयादत के लिए आती रहीं। इसके अलावा और भी ना जाने किन किन लोगों की बेगमात के आने का तांता बंधा रहा। फैक्ट्री के बहुत से मुलाजमीन की बीवियां भी आईं। 15 दिन के बाद शकीला को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर मंसूरी ने मुझे और तालूत को अलहदगी में बुलाकर बात ज़रूरी बातें बताईं। आपकी बेगम अब वैसे तो बिल्कुल ठीक हैं, डॉक्टर मंसूरी ने कहा, लेकिन कुछ अरसे तक इन्हें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर कोई जहनी बोझ ना पड़े और इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने की सूरत में दिमाग की रग फट जाने का अंदेशा है, जिससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। दूसरी ये कि एक तवील अरसे तक सर को हर किस्म की चोट, ज़रब और झटके वगैरह से बचाना होगा। मामूली सी चोट या ज़रब भी इनके लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं दवाएं लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें जारी रखिए और मैं हर 10-15 दिन के बाद मरीज़ा का मुआयना करता रहूँगा। शकीला घर आई तो वह बेहद खुश थी, अगरचे वो बहुत ज़्यादा दुबली और कमज़ोर हो गई थी और उसका चेहरा जर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी घर आने की खुशी में वह सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। एक्सीडेंट के सबब जो गहरा ज़हनी सदमा उसे पहुंचा था, उसकी शिद्दत अब तकरीबन ख़त्म हो गई थी और वह ज़हनी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल थी। हम दोनों ने 15 दिन का ये अरसा घर से अस्पताल और अस्पताल से घर के चक्करों में गुजारा। हम ना कहीं और गए और ना हमने कोई और काम किया। हमारी सारी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ शकीला की ज़ात थी, जिसको बचाने के लिए हमने भरपूर जद्दोजहद की। शकीला जिस दिन घर आई उस दिन रज़िया की माँ और दोनों बहनें सुबह ही से हमारे घर में मौजूद थीं। नौशाबा और कयूम भी थे। कयूम आज दुकान नहीं गया था। शकीला की सेहतयाबी की खुशी में उस रात बड़े ज़ोरदार खाने पके। तसद्दक भी रात के खाने में शरीक था और मंजूर हुसैन और उसके घर वाले भी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए, लेकिन शकीला पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पा रही थी। वह बराबर सर में चक्करों की शिकायत करती थी और अक्सर उसके सर में दर्द भी रहता था। डॉक्टर मंसूरी 2 दफ़ा आकर उसका मुआयना कर चुका था। उसका कहना था कि शकीला का ब्लड प्रेशर दवाओं के बावजूद बाज़ औक़ात हाई हो जाता है, लेकिन उसने हमें यकीन दिलाया कि तशवीश की कोई बात नहीं और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वह मरीज़ा की जानिब से पूरी तरह मुतमईन नजर आता था। शकीला को अस्पताल से आए हुए 1 माह का अरसा गुजर गया। इस दौरान उसकी हालत में कदरे बेहतरी पैदा हुई, वज़न भी कुछ बढ़ गया और सर के चक्करों और दर्द में भी कुछ कमी हो गई। इस 1 माह के दौरान वो घर में ही मुस्तकिल आराम करती रही थी और हम उसे किसी मुमकिन चोट से बचाने की खातिर कहीं बाहर लेकर नहीं गए थे। उस दिन हम लोग शाम की चाय पीकर बैठे थे और टीवी के सामने बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। अचानक शकीला ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कराहने लगी, क्या हुआ क्या हुआ? रज़िया जल्दी से उसके पास पहुंचकर पूछने लगी, मेरा सर, उफ, मेरा सर फटा जा रहा है, बड़ा शदीद दर्द है, मुझे बिस्तर पर ले चलो, शकीला ने कराते हुए कहा। रज़िया और जीनत खाला ने जल्दी से शकीला को संभाला और वह दोनों उसे सामने पड़े हुए दीवान की तरफ ले चली। शकीला के कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने और तालूत ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और फिर हम चारों ने उसे बड़ी एहतियात के साथ दीवान पर लिटा दिया और शकीला को दीवान पर लिटाते वक्त मैंने देखा कि उसके एक जानिब के कान से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा है। मेरे हवास जैसे ज़ायल होने लगे। मैंने जल्दी से उसके दूसरे कान की तरफ देखा, वहाँ भी मुझे खून की सुर्खी नजर आई। शकीला को दीवान पर लिटाकर मैं तेज़ी से फ़ोन की तरफ भागा। मैंने कांपती हुई उंगलियों से सर्जन मंसूरी का नंबर डायल किया। उनके घर से पता चला कि वो इस वक्त सिविल अस्पताल गए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से सिविल अस्पताल में सर्जन मंसूरी से रब्ता कायम हो सका। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी सारी सूरत हाल से आगाह किया। यह सूरत हाल तशवीशनाक है, डॉक्टर मंसूरी ने कहा। आप मरीज़ा को गाड़ी में लिटाकर फ़ौरन अस्पताल ले आए, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। तालूत हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और बेजान हो गया। चंद मिनट के अंदर अंदर शकीला को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया गया। वो उस वक्त तक बेहोश हो चुकी थी और उसके कानों के अलावा अब थोड़ा थोड़ा खून नाक से भी आने लगा था। रज़िया पिछली सीट पर इस तरह बैठी कि शकीला का सर उसकी गोद में था और वह उसे संभाले हुए थी। रज़िया की आंखों से बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। तालूत मेरे बराबर बैठा और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
जीनत खाला तसद्दुक को फ़ोन करके नौशाबा के साथ दूसरी गाड़ी में आने वाली थी। हम लोग रवाना हो गए। सारे रास्ते तालूत ने कोई बात नहीं की। वो किसी बुत की तरह खामोश था। मैं तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर में हम लोग सिविल अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर मंसूरी ने पहले ही से तैयारियां कर रखी थीं। स्ट्रेचर तैयार खड़ा था। हम लोगों ने बड़ी एहतियात से शकीला को गाड़ी से बाहर निकाला। इस वक्त उसके कानों और नाक से बहने वाले खून की मिकदार में खासा इजाफा हो चुका था। सर्जन मंसूरी बाहर ही मौजूद था। उसने फ़ौरन वहीं स्ट्रेचर पर शकीला का मुआयना किया और वहीं एक इंजेक्शन लगाया। फिर उसने उसे अंदर भेज दिया। मैं आप लोगों को तारीकी में रखना नहीं चाहता। ये बहुत सीरियस केस हो गया है। दिमाग की कोई रग अंदर से फट गई है और फौरी ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं। मैंने आपका फ़ोन सुनते ही सूरत हाल को समझ लिया था। उसी के मुताबिक तैयारियां की जा रही हैं। मरीज़ा को 10-15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। मैं अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं उठा रखूँगा। आप लोग खुदा से दुआ कीजिए। रज़िया सर्जन मंसूरी की बातें सुनकर पत्ते की तरह कांपने लगी। तालूत कुछ नहीं बोला। यूं लगता था गोया उसकी ज़ुबान बंद हो गई हो। सर्जन मंसूरी हम लोगों से जल्दी जल्दी चंद मिनट बात करने के बाद अंदर चला गया। हम लोग खामोश खड़े रह गए। उसी वक्त जीनत खाला और नौशाबा आ गई। उन दोनों की आंखें भीग रही थीं। वो ड्राइवर ज़ेब खान के साथ आई थी। ज़ेब खान एक बार फिर रो रहा था। इसी असना में 2 डॉक्टर आ गए जो हमें अच्छी तरह जान गए थे। उन्होंने हमें बताया कि ऑपरेशन की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। थोड़ी देर बाद तसद्दुक और कयूम भी आ गए। उन्होंने मुझसे आहिस्ता आहिस्ता शकीला की हालत के बारे में पूछा और मैंने उन्हें सूरत हाल बता दी। वो दोनों सख्त उदास हो गए। मैंने मंजूर हुसैन को भी इतला कर दी है। जीनत खाला ने आहिस्ता से मुझसे कहा, वो और उनकी बीवी अभी आने वाले हैं। आपने नाहक उन लोगों को जहमत दी। मैंने कहा, इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय डॉक्टर मंसूरी के। वो क्या कह रहे हैं? जीनत खाला ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। उनका क्या ख्याल है? बस वो ये कह रहे हैं कि हम लोग दुआ करें। मैंने आहिस्ता से कहा। चंद मिनट के बाद एक डॉक्टर ने आकर हमको इतला दी कि हम लोग मरीज़ा को ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले एक बार देख लें। हम सब लोग जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। शकीला के कानों और नाक में रुई ठुंसी हुई थी जो खून से तर हो रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द और फीका हो रहा था। आंखें बंद थी और होंठ भिंचे हुए थे। अब हम मरीज़ा को थिएटर में ले जा रहे हैं। मंसूरी ने दूसरे दरवाजे से कमरे के अंदर आकर कहा, आप लोग खुदा पर भरोसा रखिए और दुआ कीजिए। हम सब लोग कमरे से निकल आए और थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन थिएटर के सामने हम सब इसी तरह बेंचों पर बैठे हुए थे जिस तरह आज से तकरीबन 1.5 माह पहले बैठे थे। इत्तफाक से थिएटर भी वही था जहां शकीला का पहला ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर भी वही था और मरीज़ा भी वही थी। शकीला को अंदर गए हुए बमुश्किल 10 मिनट का अरसा गुजरा होगा कि थिएटर का दरवाज़ा खुल गया। हम सब लोगों के चेहरे उसकी तरफ घूम गए। दरवाजे पर डॉक्टर मंसूरी खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मेरा दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा। मैंने तालूत की तरफ देखा। वो डॉक्टर मंसूरी की तरफ नहीं देख रहा था। शायद उसकी आंखें वो सब कुछ पहले ही देख चुकी थी जो सर्जन मंसूरी हमें बताने वाला था। मुझे बहुत अफसोस है यूसुफ साहब, मंसूरी ने आगे आकर तालूत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आने पाई। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? रज़िया ने इस्तराब के आलम में डॉक्टर के कोट का कॉलर पकड़ लिया। खुदा की मर्जी में किसी को दखल नहीं है बेगम साहिबा, मंसूरी ने आहिस्ता से कहा। मरहुमा का वक्त आ गया था। मरहुमा, ये लफ्ज़ मेरे जहन पर हथौड़ा बनकर बरसा। तालूत पत्थर की तरह खड़ा रहा। रज़िया चीख मारकर गिरने लगी। जीनत खाला धारों धार रोने लगी। नौशाबा ने हिचकियां लेते हुए जल्दी से दौड़कर रज़िया को संभाला। तसद्दुक की आंखों से पानी बहने लगा। कयूम ने तालूत के पास आकर उसके शाने पर हाथ रख दिया और ऐन उसी वक्त मंजूर हुसैन और उसकी बीवी जल्दी जल्दी आते हुए दिखाई दिए। यहाँ का मंजर उनके हर सवाल का जवाब था। मंजूर हुसैन ने तसद्दुक और कयूम को रोककर बाकी हम सब लोगों को ज़बरदस्ती घर रवाना कर दिया। तालूत ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो खामोशी से हम लोगों के साथ चल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू ढलक ढलक कर उसके रुखसारों पर गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। और तब हम लोग अपने घर में दाखिल हुए, एक ऐसे घर में जो हमेशा शकीला के वजूद की खुशबू से महकता रहा था, लेकिन अब यह खुशबू हमेशा के लिए मादूम हो चुकी थी। जीनत खाला और रज़िया एक दूसरे से लिपटकर ज़ारों की तार रो रही थी। नौशाबा पिछाड़ें खा रही थी। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे और तालूत खामोशी से कुर्सी पर बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। कोई किसी को नहीं संभाल रहा था। फिर सर्वेंट क्वार्टरों की तरफ से कई औरतें आ गईं और वह भी इस मातम में शरीक हो गईं। मैं एक सोफे पर गिर गया और घर को दूसरी दफ़ा मातम कदा बनते हुए देखने लगा। काफ़ी अर्सा पहले यह घर इसी तरह मातम कदा बना था जब अफशां का जनाजा लंदन से यहाँ लाया गया था। मातम करने वाले भी यही लोग थे, लेकिन उन मातम करने वालों में से एक शख्स अब मौजूद नहीं था और अब खुद उसका मातम किया जा रहा था। 2 सहेलियां, 2 बहुत गहरी दोस्त,
जिन्होंने अच्छे और बुरे वक्त साथ साथ देखे थे, जिन्होंने मेरी और तालूत की जुदाई में एक तवील मुद्दत महज इस उम्मीद पर गुजारी थी कि शायद हम जिंदा हों और किसी दिन आ जाएं। अब वो दोनों ही एक एक करके दुनिया से सुधार गई थी। पहले तो कैंसर अफशां को खा गया और अब एक्सीडेंट ने शकीला की जान ले ली। एक एक करके दोनों की जिंदगी के चिराग गुल हो गए थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में रजिया के घर के सब लोग आ गए। उन्हें किसी ने फ़ोन कर दिया था। उनके आने से गरिया बुजारी के कोहराम में और ज़्यादा इजाफा हो गया। मैं उठकर बाहर आ गया और मैयत का इंतज़ार करने लगा। ज़रा देर बाद एम्बुलेंस में मैयत आ गई। शकीला घर से जिंदा गई थी और अब सर से पांव तक एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई वापस आ रही थी। तसद्दक, कयूम, मंजूर हुसैन और उनकी बीवी मैयत के साथ ही गाड़ियों में आए। वक्त तंग है आरिफ साहब, मंजूर हुसैन ने भराई हुई आवाज़ में कहा। ईशा की नमाज के बाद तदफीन हो जाए तो अच्छा है। ये बताइए कौन से कब्रिस्तान में ले जाना है, मैं फौरी तौर पर इसका बंदोबस्त शुरू कर दूं। मैं यूसुफ से पूछता हूँ, मैंने कहा और अंदर आकर तालूत से पूछा। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, वहीं जहां अफशां सो रही है। मैंने बाहर आकर मंजूर हुसैन को बता दिया कि सोसाइटी के कब्रिस्तान में ले जाना है। साथ ही उसे 1000 रुपये भी दे दिए जो उसने बमुश्किल लिए। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में रवाना हो गया। तसद्दक ने मैयत को अंदर पहुंचवाने के बाद फ़ोन उठाया और ना जाने कहाँ कहाँ किन किन लोगों को इतला देने लगा। आधे पौने घंटे के अंदर अंदर सारी सड़क गाड़ियों से भर गई। तसद्दक के लॉन में कुर्सियां डलवा दी थीं। ज़रा देर बाद किसी डेकोरेशन की दुकान से और कुर्सियां आ गईं, लेकिन आने वालों की तादाद कुर्सियों की तादाद से ज़्यादा ही थी। अंदर सैकड़ों औरतें जमा हो चुकी थीं और बाहर मर्दों का मजमा बढ़ता जा रहा था। ईशा की नमाज के बाद शकीला का जनाजा घर से उठा और करीबी मस्जिद में ले जाया गया। जनाजे के साथ बहुत बड़ा मजमा था। ना जाने कौन कौन लोग मुझसे और तालूत से आकर ताज़ियत कर रहे थे, जिन्हें हम लोग जानते भी ना थे। तालूत खामोशी से उनकी ताज़ियत कबूल कर रहा था। ईशा की नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर गाड़ियों का एक तवील जुलूस कब्रिस्तान की जानिब रवाना हुआ। मुझे बार बार वो वक्त याद आ रहा था जब इसी तरह अफशां को गाड़ियों के तकरीबन इतने ही लंबे जुलूस के साथ कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां वीराने में उसे तनहा छोड़कर सब वापस चले आए थे। मेरी आंखें बुरी तरह आंसू बहा रही थीं। तीसरे दिन शकीला का सोयम हुआ, जिसमें मर्दों और औरतों की एक भारी तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान हज़ारों लोग ताज़ियत के लिए घर आए थे, जिनमें फैक्ट्री के तकरीबन तमाम मुलाजमीन शामिल थे। सोयम के दिन गहरे बादल छाए रहे और तेज़ हवाएं चलती रहीं, लेकिन बारिश नहीं हुई। सोयम से लेकर 40वें तक का अरसा बगैर किसी खास बात के गुजर गया। मैं और तालूत इन तमाम दिनों में घर में ही रहे। रजिया 1-2 दफ़ा अपने वालिदैन के घर गई और वो लोग भी हर तीसरे चौथे रोज़ बराबर हमारे यहाँ आते रहे। नौशाबा और कयूम का तो मुस्तकिल ही आना जाना था। तालूत ज़्यादातर गुमसुम रहता, वो बहुत कम बात करता और बेशतर वक्त अपने कमरे में पड़ा रहता। मैं उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसको तो जैसे चुप लग गई थी। रजिया और जीनत खाला भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और हर तरह से उसकी दिलजोई की कोशिश करती थी, लेकिन यूं लगता था कि उसका दिल मुरझा कर रह गया है। शकीला के 40वें के दूसरे दिन, जबकि रजिया अपने वालिदैन के घर गई हुई थी और मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, तालूत मेरे पास आकर बैठ गया। उसे देखते ही मैंने अखबार उठाकर एक तरफ रख दिया और एक हल्की सी मुस्कुराहट से उसका खैर मकदम किया। मैं कई दिन से तुमसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल सका, उसने कहा। इस वक्त मैं तुमसे वही बात कहने के लिए आया हूँ। भला ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इस तमहीद की ज़रूरत है? मैंने कहा। बात यह है मेरे दोस्त कि मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, तालूत ने कहा। मुझे एहसास है कि मेरे इस फैसले से तुम्हें कुछ दुख ज़रूर होगा, लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ। वापस कहाँ? मैंने हक्का बक्का होकर पूछा। मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूँ, तालूत ने कहा। अब तुम इंसानों की दुनिया से मेरा दिल भर गया है। बहुत ज़माना मैंने यहाँ गुजार लिया और वैसे भी मैं समझता हूँ कि शकीला की मौत कुदरत की तरफ से एक इशारा है। इशारा? किस बात का इशारा? मैंने पूछा। इसी बात का इशारा कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, तालूत ने एक ठंडी सांस भरकर जवाब दिया। शकीला ने बहुत अरसे तक मेरा साथ निभाया। वो मेरी असलियत से भी वाकिफ़ थी और फिर भी मुझे बहुत अजीज़ रखती थी। उसके मरने के बाद मेरा दिल टूट चुका है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम्हें अजीज़ रखने वाले अब भी यहाँ मौजूद हैं, मैंने कहा। यह सही है कि शकीला का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। किसी भी इंसान का कोई नेमुल बदल नहीं होता। जो मर जाता है उसकी जगह कभी पुर नहीं होती। बस यूं होता है कि दूसरे लोग उसकी कमी के एहसास को कम कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कमी का यह एहसास ज़ाइल हो जाता है। लोग नए हालात से, नए रिश्तों से समझौता कर लेते हैं। अब मुझको ही देखो, अफशां चली गई। अफशां के साथ वो दुनिया चली गई जो अफशां की दुनिया थी। ये ठीक है कि अब मेरी ज़िंदगी में रजिया का अमल दखल है और वो मेरी बीवी है, लेकिन अफशां अफशां थी और रजिया रजिया है। रजिया कभी अफशां नहीं बन सकती और ना ऐसी अहमकाना बात की तवक्को करनी चाहिए
तो मेरे दोस्त, ये तो सही है कि शकीला का नेमुल बदल कोई नहीं है, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो अपनी मोहब्बतों से, अपने प्यार से, अपने खुलूस से शकीला की कमी के एहसास की शिद्दत को घटा दें और आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास मिटता चला जाए। मैं इस एहसास को मिटाना नहीं चाहता आरिफ, तालूत ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा। मैं इस एहसास को साथ लिए हुए तुम्हारी दुनिया से रुखसत होना चाहता हूँ। मेरी तुमसे एक ही आजिज़ाना दरख्वास्त है और वो ये कि प्लीज़ मुझसे इस मामले में बहस मत करना। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे आलमाना और फाजलाना दलाल के आगे ज़्यादा नहीं ठहर सकूंगा, लेकिन मैं जो फैसला कर चुका हूँ अब मैं उसे तब्दील नहीं करना चाहता। बस तुम मुझे हंसी खुशी इजाज़त दो। यूं समझ लेना कि तुमने एक तवील अरसे तक, बरसा बरस तक एक ख्वाब देखा था और अब जबकि तुम जाग गए हो, ख्वाब का सहर टूट गया है और तुम हकीकत की दुनिया में वापस आ गए हो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अगर मैं रहूँगा तो मेरे दिल को, मेरी रूह को मुस्तकिल तकलीफ होती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि अपने लोगों में वापस जाकर मैं सुकून तलाश कर सकूंगा। बस तुम अपनी ज़ुबान से हाँ कह दो। मुझे तुम्हारी इजाज़त दरकार है। जब तुमने फैसला कर लिया है मेरे दोस्त, तो फिर मेरे हाँ कहने या ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आरिफ, तालूत ने कहा। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे मैं नहीं जाऊँगा और इसी तरह अजाब झेलता रहूँगा। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम अजाब झेलो, मैंने आहिस्ता से कहा। अगर तुम्हारी खुशी इसी बात में है तो फिर मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं एकदम रोने लगा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तालूत ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी और आइंदा कुछ दिनों तक क्या बीतेगी, लेकिन तुम्हें अपने हौसले बुलंद रखने होंगे। तुम्हें इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है। ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे लोग हैं। तुम पहले भी मेरे बगैर जिंदा थे और आइंदा भी मेरे बगैर जिंदा रहोगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं यहाँ से जाने की तारीख के ठीक 5 साल बाद तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा मैं रासिम के ज़रिए तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करता रहूँगा और अगर कभी भी तुम किसी शदीद मुसीबत या अजाब में गिरफ्तार हुए तो मैं रासिम के ज़रिए तुम्हारी मदद कराऊँगा। इन सब बातों की तरफ से बेफिक्र हो। अलबत्ता हमारी वो मुहिमात, हमारे कारनामे, हमारी भाग दौड़, खुदाई खिदमतगारों वाला हमारा किरदार, ये सारी चीज़ें अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हें रोज़मर्रा के छोटे और बड़े मसाइल खुद हल करना होंगे। मैं इसमें कोई दखल न दे सकूंगा। तुम अब एक आम इंसान की सी जिंदगी गुजारोगे। तालूत बोल रहा था। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और दर्द में डूबी हुई थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसुओं की बारिश हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। लेकिन तुम जाओगे किस तरह? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। मेरा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे बारे में दूसरों को क्या बताऊंगा? मैंने इस बारे में भी सोच लिया है, तालूत ने कहा। मैं इस बात का बाकायदा ऐलान करूंगा कि मैं एक तवील अरसे के लिए बैरूनी ममालिक के सफ़र पर जा रहा हूँ ताकि मेरा दिल बहल सके। मैं बाकायदा पासपोर्ट, वीज़ा और स्टेट बैंक के मंजूर शुदा पी फॉर्म के साथ सफ़र पर रवाना होऊंगा। हम दोनों इस बात की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आएँ और रवानगी के चशमदीद गवाह रहें ताकि बाद में कोई गलत फहमी पैदा न हो सके। मेरे अपने बयान के मुताबिक मेरी पहली मंजिल न्यूयॉर्क होगी और तुम्हें मेरी रवानगी के 15 दिन बाद न्यूयॉर्क से मेरा खत भी मिलेगा। बस ये मेरा आखिरी खत होगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद तुम कह सकते हो कि तुम्हें मेरे बारे में अभी कोई इतला नहीं है। रफ्ता रफ्ता लोग मुझे भूल जाएंगे, सिवाय मेरे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सिवाय हम घर वालों और तसद्दुक़ के। मैंने कहा, हाँ दोस्त, मुझे मालूम है कि तुम लोग और बिलखसूस तुम मुझे मरते दम तक नहीं भूल सकोगे, तालूत ने गमगीन लहजे में कहा। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं ज़रा फैक्ट्री फ़ोन करके तसद्दुक़ से उसकी बात करा दूँ। मैंने फ़ोन मिलाकर रिसीवर उसके हाथ में दे दिया। हेलो तसद्दुक़, तालूत ने कहा। मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। तुम ज़रा हमारे कानूनी मुशीर संजरानी से बात करके मालूम करो कि वो आज या कल शाम को किसी वक्त हमारे घर आ सकता है। उसे जिस वक्त भी फुर्सत हो आ जाए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। तालूत ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने तालूत से ये नहीं पूछा कि वो संजरानी को किस लिए बुला रहा है। थोड़ी देर के बाद तसद्दुक़ का फ़ोन आया। मैंने ही फ़ोन उठाया। तसद्दुक़ ने बताया कि वो आज शाम को 5 बजे संजरानी को लेकर आ रहा है। शाम के 5 बजे तक मैं और तालूत एक साथ ही रहे। हम मुस्तकिल बातें करते रहे। दोनों को मालूम था कि अब वक्त ज़्यादा नहीं है, ये महफिल आराई बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और फिर दोनों एक दूसरे की सूरत भी ना देख सकेंगे, एक दूसरे से हम कलाम भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते थे। शाम को ठीक 5 बजे तसद्दुक़ संजरानी को लेकर आ गया। तालूत ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ संजरानी का खैर मकदम किया। वकील साहब, आपको मालूम है कि यूसुफ एंड आरिफ कारपेट इंडस्ट्रीज़ और ये मकान मेरी और मेरे भाई आरिफ की मुश्तरका मलकियत है, तालूत ने कहा। जी हाँ साईं, मुझे मालूम है, संजरानी ने कहा।
आप लोगों की तमाम जायदाद के बारे में मुझे तफसीलात मालूम है और टैक्स वगैरह के मामलात की देखभाल मैं ही करता रहा हूँ। तसद्दक साहब को इस बात का पता है? तसद्दक ने तायीद में गर्दन हिलाई। और आपको ये भी मालूम है वकील साहब कि मेरी बीवी शकीला के इंतकाल के बाद मेरे भाई आरिफ और उसकी बीवी रजिया के अलावा मेरा कोई नहीं है। तालूत ने कहा। हाँ साईं। संजरानी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। मरहुमा के जनाजे को मैंने भी कंधा दिया था, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वकील साहब, मैं बारज़ाओ रगबत और बकायमी होशो हवास आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस मजमून की गिफ्ट डेड तैयार कर दें कि मैंने अपनी तमाम जायदाद, तमाम मलकियत अपने भाई आरिफ के नाम की और मैं अपने तमाम मालकाना हकूक से दस्तबरदार हुआ। यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने एकदम चौंक कर कहा। तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आरिफ। तालूत ने कहा। वकील साहब, इस बात की अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि दस्तावेज में कोई कानूनी शकम न रह जाए। मैं एक लंबे सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल से पहले मेरी वापसी मुमकिन नहीं है और कौन जाने के सरसे में क्या हो जाए, इसलिए मैं सारी जायदाद को कानूनी तौर पर महफूज हाथों में दे देना चाहता हूँ। आपकी मर्जी है साईं, संजरानी ने कहा। आप अकेले ही जा रहे हैं और वो भी इतने लंबे अरसे के लिए? हाँ वकील साहब, तालूत ने कहा। शायद इस तरह कुछ दिल बहल जाए। ठीक है साईं, मैं दस्तावेज की तैयारी का काम आज ही शुरू कर देता हूँ, संजरानी ने कहा। 2 दिन में मैं दस्तावेज तैयार करके आपके हवाले कर दूंगा, फिर उस पर आपके और गवाहों के दस्तखत होंगे। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करने में आरिफ साहब के और 2 और गवाहों के दस्तखत होंगे। फिर मैं उसका अटेस्टेशन वगैरह भी करवा दूंगा। आप इतने लंबे अरसे के लिए चले जाएंगे? तसद्दक ने बड़ी हिम्मत करके तालूत से आस्था से पूछा। हाँ तसद्दक। तालूत ने एक ठंडी सांस भरकर जवाब दिया। अब कुछ अरसे के लिए सफ़र करने की ठानी है, जिंदगी रही तो फिर तुमसे मुलाकात होगी। संजरानी और तसद्दक चाय पीने के बाद रुखसत हो गए। थोड़ी देर के बाद रजिया आ गई, उसके साथ ही नौशाबा भी आ गई और तब तालूत ने जीनत खाला, रजिया और नौशाबा को अपने पास बिठाकर उन्हें अपने इरादे से आगाह किया। उन सब लोगों ने इसकी भरपूर मुखालफत की, लेकिन तालूत ने बड़ी नरमी से उन लोगों को समझा दिया कि ये उसका आखिरी फैसला है। सारे लोग तालूत के इस फैसले से सख्त उदास हो गए। आप 1 साल तक अकेले कहाँ मारे मारे फिरते रहेंगे यूसुफ भाई, नौशाबा ने दुख भरी आवाज़ में कहा। फिर इतना सफ़र करने की ज़रूरत भी क्या है? आप यहीं रहते हम लोगों के दरमियान। हम सब आपका दुख बांटने की कोशिश करेंगे। इंसान अपनों में रहता है तो उसे अपना गम भी हल्का लगता है। तुम ठीक कहती हो नौशाबा, तालूत ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे मालूम है कि तुम सब लोग मेरे अपने हो और मेरे दुख को अपना दुख समझते हो, लेकिन मैं अपने साथ तुम लोगों की ज़िंदगियों में उदासी नहीं घोलना चाहता। तुम लोग खुश रहो, इंशाल्लाह जल्द ही फिर मुलाकात होगी। 1 साल की मुद्दत कोई इतनी लंबी मुद्दत नहीं होती। रात को कयूम आया। कयूम के साथ तसद्दक भी दोबारा आया। वो दोनों काफ़ी देर तक हम दोनों से बातें करते रहे। हैरत ये थी कि आज खिलाफे मामूल, बल्कि शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा तसद्दक भी काफ़ी बोल रहा था। वो और कयूम दोनों तालूत को उसके इरादे से बाज रखने की कोशिश कर रहे थे। तालूत ने उन लोगों पर बड़ी नरमी के साथ ये बात वाज़ेह कर दी कि उसके फैसले में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। 2 दिन के बाद संजरानी के गिफ्ट डीड तैयार करके तालूत के हवाले कर दी। तालूत ने उस वक्त तसद्दक, कयूम, रजिया के वालिद इकबाल और एसपी मंजूर हुसैन को बुलवा लिया था। तालूत ने गिफ्ट डीड पर अपने दस्तखत करने के बाद इकबाल और मंजूर हुसैन के दस्तखत गवाहों में करवाए। फिर एक्सेप्टेंस पर मेरे दस्तखत करवा के गवाहों में तसद्दक और कयूम के दस्तखत करवाए और इसके बाद दस्तावेज संजरानी को वापस दे दी कि वो इसका ज़रूरी अटेस्टेशन वगैरह करवा दे। संजरानी ने कहा कि वो कल ही सारा काम करवा के शाम को गिफ्ट डीड घर भिजवा देगा। अब से 5 दिन बाद मेरी रवानगी है। तालूत ने सब लोगों के सामने अपने प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा। मेरी फ़्लाइट रात के 2:30 बजे रवाना होगी। आप तमाम लोगों से जो कि यहाँ मौजूद हैं, मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस रात का खाना हमारे ही घर खाएं और मेरे साथ एयरपोर्ट भी चलें, ताकि यहाँ से रवाना होते वक्त मैं आप सब लोगों की शक्लें अच्छी तरह देख लूँ। और मंजूर हुसैन, आप माँ, भाभी और बच्चों के खाने पर आ रहे हैं, और अंकल इकबाल, आपके घर के भी सारे लोग मौजूद होने चाहिए, और तसद्दक तुम भी, और कयूम तुम भी, माँ, नौशाबा और बच्चों के। आपके इस दावतनामे का बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर हुसैन ने कहा, गुजारिश यह है कि कल रात का खाना आप सब लोग मेरे घर खाएं और परसों रात का खाना मेरे घर। कयूम जल्दी से बोला, और उससे अगले दिन गरीब खाने पर जहमत फरमाइए। इकबाल ने कहा, अरे। तालूत ने हैरत से कहा, साहब इतनी दावतें तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। अभी मैं बाकी रह गया हूँ जनाब। तसद्दक ने कहा, मेरे लिए भी कोई दिन निकालिए। ठीक है यार। तालूत ने तसद्दक के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अंकल इकबाल की दावत के अगले दिन तुम्हारे घर दावत खाएंगे। मंजूर हुसैन, इकबाल साहब, कयूम साहब, आप सब लोग अपने अपने अहले खाना के साथ मदऊ हैं। तसद्दक ने कहा। 4 दिन का दरमियानी वक्फा पलक झपकते में गुजर गया। रोज़ाना रात को दावतें होती रहीं और लंबी लंबी नशिस्तें जारी रहीं।
इन अलविदाई दावतों का अपना एक रंग था। इनमें मिल बैठने की मुसरत के साथ साथ आने वाली जुदाई का मलाल भी शामिल था, और हर दावत में शकीला की कमी बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही थी। और आज हमारे घर सारे लोगों की दावत थी। रज़िया, नौशाबा और जीनत खाला मुलाजमीन के साथ बावर्ची खाने में मसरूफ़ थीं। मैं और तालूत बाहर लॉन में बैठे थे। आज रात का खाना हम आखिरी बार इकट्ठा खाएंगे, तालूत ने गहरी उदासी के साथ कहा। कल सुबह नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ तुम, रज़िया और जीनत खाला होगे। मेरे पास अपने दुख के इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं है, मैंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। मुझे यूं लग रहा है कि मेरे वजूद का एक हिस्सा मुझसे कटा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ ना करो मेरे दोस्त, तालूत ने कहा। जब कोई मर जाता है तो तुम क्या करते हो? सब्र ही करते हो ना। बस मेरे लिए भी सब्र कर लेना। मरने वालों के लिए तो सब्र किया जा सकता है, मैंने कहा, लेकिन जो जीते जी बिछड़ जाएं उनके लिए तो सब्र नहीं किया जा सकता। बस अब मुझे भूल जाना, तालूत की आवाज़ भर आ गई। भूल जाना कि कोई यूसुफ था, भूल जाना कि कोई तालूत था। काश ऐसा करना मेरे बस में होता, मैंने आहिस्ता से कहा। लेकिन देखो, अपना वादा याद रखना। तुम्हें 5 साल के बाद मेरे पास एक बार आना है, बशर्ते कि मैं 5 साल तक जिंदा रहा। खुदा ने चाहा तो तुम ज़रूर जिंदा रहोगे जाने अजीज़, तालूत ने कहा। और मुझे अपना वादा याद है, मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। खाना बहुत पुरतकल्लुफ़ था, लेकिन माहौल पर गहरी उदासी थी। शकीला की कमी हर शख्स महसूस कर रहा था, और तालूत की जुदाई का हर एक को मलाल था। खाना खाते खाते रात के 10 बज गए, और फिर इसके बाद चाय का दौर चला। तसद्दुक़, क़य्यूम, नौशाबा, मंजूर हुसैन, उनकी बीवी, दोनों बेटियां, रज़िया के घर के सब लोग सभी मौजूद थे। फैक्ट्री के कई सीनियर अफसरान भी मदऊ थे, लेकिन उन सबसे कह दिया गया कि वो एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें। चुनाचे वो 11 बजे के करीब रुखसत हो गए। 12 बजे के करीब हम लोगों का काफिला कई गाड़ियों में लदकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। आज तालूत तन्हा जा रहा था, मैं उसके साथ नहीं था। इसी कराची एयरपोर्ट पर सैकड़ों मरतबा हम लोग साथ आए गए थे। बड़े बड़े मार के सर करने यहाँ से रवाना हुए थे और मार के सर करके वापस आए थे, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो रहा था। वो बाब हमेशा के लिए बंद हो रहा था। मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था कि तालूत हमेशा के लिए जा रहा है। किसी को खबर नहीं थी कि अब इनमें से कोई भी कभी तालूत का चेहरा नहीं देख सकेगा, सिर्फ मैं देख सकूंगा, थोड़ी सी देर के लिए, 5 साल के बाद। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू गिरने लगे। आज गाड़ी भी मैं नहीं चला रहा था, फैक्ट्री की गाड़ियां थी और फैक्ट्री के ड्राइवर चला रहे थे। मैं एक गाड़ी में पिछली नशिस्त पर तालूत के साथ बैठा हुआ था। उसने मेरी आंखों से आंसू गिरते हुए देखे और जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि मैं उसके उमड़ते हुए आंसुओं को ना देख सकूं। आखिर कराची एयरपोर्ट आ गया। गाड़ियां इंटरनेशनल लाउंज के आगे रुकी। तालूत के पास एक अटैची केस के अलावा और कोई सामान नहीं था, और वो भी उसने लोगों को दिखाने की घर से अपने साथ रख लिया था, वरना उसे इसकी क्या जरूरत थी। अंदर जाने से पहले तालूत हम में से हर शख्स से बारी बारी रुखसत हुआ। सबसे आखिर में वो मेरे पास आया। उसने मुझे सीने से लगा लिया और हम दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी हमारे अंदरूनी कर्ब का अंदाजा नहीं कर सकता था। वह सब तो यही समझ रहे थे कि तालूत 1 साल के लिए बाहर जा रहे। ये तो सिर्फ मैं जानता था कि वो कभी ना आने के लिए वापस जा रहे। काफी देर तक वो मुझसे बगल गिर रहा। इस अरसे में हम दोनों की जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रही थी। अल्फाज का जखीरा जैसे खत्म हो गया था। तालूत ने आहिस्ता से मेरी पेशानी को बोसा दिया और हाथ हिलाता हुआ अंदर चला गया। हम लोग हवाई अड्डे पर उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक कि तालूत का जहाज परवाज न कर गया। इसके बाद थके हुए कदमों और बोझल दिल के साथ सब लोग वापस आ गए। मेरी दुनिया तालूत के वजूद से खाली हो चुकी थी। आरिफ का पैगाम अपने पढ़ने वालों के लिए। प्यारे दोस्तों, सैकड़ों सफ़ात पर फैली हुई मेरी और तालूत की यह सरगुज़िश्त, जो अब तकरीबन 3 साल से पढ़ रहे थे, अब अपने इख्तिताम को पहुंची। मैं अब आखिरी चंद अल्फाज अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, उस वक्त तक के लिए जब तक कि मैं अपनी ज़िंदगी के उन हालात को कलम बंद करने का फ़ैसला ना कर लूँ जो तालूत के जाने के बाद पेश आए। ये भी हो सकता है कि तालूत कुछ अरसे बाद अपना फ़ैसला बदल दे और दोबारा हमारी दुनिया में वापस आ जाए। शायद अपनी दुनिया में उसका दिल ना लगे और वो एक बार फिर हम इंसानों की दुनिया में रहना चाहे। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक बार फिर से आपको उन दिलचस्प वाक़यात से रोशनास कराऊंगा जो मुझे और तालूत को पेश आएंगे। इस वक्त जबकि मैं ये सतूर तहरीर कर रहा हूँ, तालूत को गए हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के दौरान मैंने फैक्ट्री के आधे शेयर्स रज़िया के नाम मुंतकिल कर दिए हैं और अब वो आधी फैक्ट्री की मालिक है। मैं एक हंसते खेलते बच्चे का बाप बन चुका हूँ और रज़िया इस जीते जागते खिलौने को पाकर बहुत खुश है। रज़िया की दोनों बहनों की मैंने बहुत अच्छी जगह शादियाँ कर दी हैं और वो लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। रज़िया के भाई नासिर को मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की आला तालीम के लिए बरतानिया भिजवा दिया है। जीनत खाला बहुत कमज़ोर हो गई हैं और ज़्यादातर बीमार रहती हैं।
कयूम और नौशाबा अपने बच्चों समेत बहुत खुश और मुतमईन है। कयूम का कारोबार खूब तरक्की कर रहा है। मैं अब रोज़ाना पाबंदी से फैक्ट्री जाता हूँ और तकरीबन सारा दिन वहाँ गुजारता हूँ। अब फैक्ट्री के सारे मामलात पर मेरी नज़र रहती है और कोई भी बात मुझसे पोशीदा नहीं रहती। तसद्दक हस्बे मामूल मुस्तादी और दयानतदारी के साथ जनरल मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। तालूत के जाने के 1 साल बाद जब वो वापस नहीं आया, सब लोग उसके बारे में पूछते रहे और उसका इंतज़ार करते रहे। हस्बे वादा उसका सिर्फ एक ख़त न्यूयॉर्क से आया। इसके बाद से उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। रज़िया, नौशाबा, कयूम, जीनत खाला, तसद्दक सभी उसके बारे में बातें करते हैं और उसको याद करते हैं। उन लोगों को खदशा है कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया। रज़िया ने कई बार मुझसे कहा कि मैं उसे तलाश करने की कोशिश करूं। मैंने रज़िया को बताया कि मैंने कई ममालिक में पाकिस्तान के सफारत खानों को ख़त लिखे हैं। उन सब लोगों को उम्मीद है कि किसी न किसी दिन तालूत ज़रूर आ जाएगा। मंजूर हुसैन रिटायर हो चुके हैं और मैंने उन्हें फैक्ट्री सिक्योरिटी ऑफिसर के ओहदे पर लगा दिया है। वो बड़ी अच्छी तरह अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो भी तालूत को बराबर याद करते रहते हैं। मुझे अभी 3 साल और इंतज़ार करना है। तालूत अपने वादे का पक्का है। 3 साल के बाद वो यकीनन एक मुख्तसर सी मुलाकात करने के लिए मेरे पास आएगा। मुझे उस लम्हे का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार है।